A very good morning to all of you. कल की क्लास में मैंने आपको परामर्श का अर्थ, प्रकृति एवं परिभाषाओं के बारे में कुछ समझाने की कोशिश की थी। आज की ये क्लास काउंसलिंग का प्रोसेस, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस के बारे में होगी। देखिए, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एक GIF फाइल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है कि काउंसलिंग का प्रोसेस, स्कोप और इम्पोर्टेंस समझने के पहले अपने माइंड को ओपन करना होगा। इसीलिए मैंने सिंबल को डाला है, क्योंकि जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है। तो सबसे पहली जो आवश्यकता होती है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, नीड टू टॉक। ओके, अगर ये जो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, उन इश्यूज पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है, और वो भी अपने मस्तिष्क को खुला रखकर। अगर इस बात को लेकर हम काउंसलिंग के प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे तो काउंसलिंग का प्रोसेस, स्कोप और इम्पोर्टेंस हम बहुत आसानी से समझ। काउंसलिंग के बारे में जैसे मैंने बात की थी, काउंसलिंग इज एन स्पेसिफिक टू द नीड, इश्यू एंड सर्कमस्टेंसेस फॉर ईच इंडिविजुअल क्लाइंट। हर व्यक्ति के लिए विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता होती है, विशिष्ट प्रकार की बात होती है, विशिष्ट प्रकार के सर्कमस्टेंसेस होते हैं। उन सर्कमस्टेंसेस को, उन आवश्यकताओं को, उन इश्यूज को ध्यान में रखकर ही बातचीत की जाती है। इट इज इंटरैक्टिव, म्यूचुअली रेस्पेक्टिव, कोलैबोरेटिव प्रोसेस। जब हमने कल की क्लास में काउंसलिंग की विशेषताओं को पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग, उसमें ये कहा था कि इसमें दो व्यक्ति अंतरक्रिया करते हैं, which are mutually respectful to each other, जो पारस्परिक एक दूसरे को आदर की भावना से जो अंतरक्रिया करें, एक दूसरे की बात को सुने, समझें। एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें कोऑर्डिनेटेड अप्रोच का होना बहुत आवश्यक है, सहयोगात्मक वातावरण का होना बहुत, क्योंकि दोनों अगर साथ में इस एनवायरनमेंट में बात करते हैं तभी काउंसलिंग सक्सेसफुल होती है, परामर्श सफल होता है। ये एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है, बिल्कुल लक्ष्य की तरफ निर्देशित। तो लक्ष्य एक ही है कि जिसमें जो समस्या है, उस व्यक्ति की समस्या का समाधान काउंसलर द्वारा कर लिया जाएगा। इट्स एक्सेप्टेबल टू सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यह सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में यह जो काउंसलर के द्वारा जो कुछ समस्या के समाधान का तरीका बताया जा रहा है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। एंड ऑफ कोर्स, अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने का कार्य काउंसलर करता है, और जो काउंसली है उसके अभिवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। काउंसलिंग प्रोग्राम is able to change in the attitude of a client, so it is must there. Counseling is a face-to-face communication by which you help the person to make decision or solve a problem and act on them. देखिए, पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बिल्कुल आमने सामने बैठकर होने वाला एक वार्तालाप होता है, संप्रेषण होता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्याओं को सुनता है और समस्या के समाधान को बताता है, और वह जो व्यक्ति जो समस्या से ग्रस्त है, वह समाधान, जो बताए गए समाधान को अपनाकर अपनी समस्या को दूर करता है। इट इज अ हेल्पिंग प्रोसेस एम्ड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एक सहायता वाली प्रक्रिया है, सहायक प्रक्रिया है, जिसका अंतिम उद्देश्य समस्या समाधान ही होता है। Yes, counseling is done with individual, group और with couple. Okay, ये व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से या कपल को भी एक साथ में की जा सकती है। So counseling in fact is a goal directed problem solving process in which the attitude of the client is changed and the solution suggested by the counselor with reference to social and cultural context is acceptable, and the person is
able to solve his or her problem is known as a counseling. So this is the basic background of the counseling. Now I'll just under counseling process in a different manner. Again, just repeating the things of the last class in other words. Counseling is an interactive learning process in which the counselor helps the counseling to understand the cause of difficulties and guides them to sort out issues and reach decisions. So बहुत अच्छी बात है कि एक इंटरैक्टिव अधिगम की प्रक्रिया होती है, अंतःक्रियात्मक अधिगम प्रक्रिया होती है, जिसमें काउंसलर काउंसली की मदद करता है और इस बात की मदद करता है कि उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी परेशानियां हैं, उसको समझे और उसको गाइड करे, जिससे कि वो अपनी समस्याओं को समाधान करके किसी निर्णय पर पहुंच सके. It is very clear the approach of the counseling is holistic. And yes, the social and cultural, economic and emotional issues are respected, and acceptable social cultural solutions has to be provided. Counseling can be sought at any time in life, although many people reach out only in times of change or crisis. ऐसा देखा गया है कि काउंसलिंग जो व्यक्ति जब ही लेता है जबकि उसको समस्या आती है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये जीवन के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी समय, किसी भी क्षण काउंसलिंग परामर्श को लिया जा सकता है. द क्वालिफाइड प्रोफेशनल काउंसलर स्पीक्स विद द काउंसलर इन अ वे टू हेल्प दैट पर्सन solve a problem or helps to create conditions that will cause the person to understand and improve life circumstances. जैसा स्पष्ट किया गया कि जो बिल्कुल शैक्षिक स्तर पर और ये कहना चाहिए काउंसलिंग की स्किल्स जिस व्यक्ति को मालूम है, एक तरह से प्रोफेशनल काउंसलर है, वो काउंसली से सारी बातें करता है, बातचीत करता है, वार्तालाप करता है, संप्रेषण के द्वारा व्यक्ति की समस्याओं को सुनता है और उसके बाद ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिससे व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सके. Counseling may be concerned with addressing and resolving specific problems, making decisions, coping with crises, improving relationship and developing personal awareness. काउंसलिंग अलग अलग क्षेत्रों में जब बात करेंगे, बहुत डिटेल बात करेंगे कि कुछ विशिष्ट प्रकार की समस्याओं के लिए या निर्णय करने में समस्या आने पर या किसी ऐसी क्राइसिस के समय उसको क्राइसिस से बाहर आना है या अपने संबंधों में सुधार के लिए या व्यक्तिगत रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काउंसलिंग की जा सकती है, ली जा सकती है और दी जा सकती है. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स वर्किंग विथ फीलिंग्स, थॉट्स, परसेप्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. निश्चित रूप से यह हमारी भावनाओं, हमारे विचारों, हमारे प्रत्यक्षीकरण और हमारे द्वंद्वों से संबंधित होती है, इसलिए इन सारी बातों का इन्वॉल्वमेंट इस प्रोसेस में होता है. The ultimate aim is to provide counselors with opportunities to work in a positive ways, to live with essence of well-being as individuals and as members of the society. Yes, definite बात है. Ultimate aim यही है कि जिसको समस्या है वो उसके सामने इस प्रकार की opportunities उत्पन्न हो जाए कि वो पॉजिटिव तरीके से अपनी खुशहाली के लिए, अब स्वयं की खुशहाली के लिए और समाज की खुशहाली के लिए कार्य कर सके. सो अगेन एक टैग, एक छोटा सा फोटो ऊपर की तरफ दिया है मूवमेंट वाला, उसमें बता रहा है एक व्यक्ति बात को कह रहा है और जो चश्मे वाला व्यक्ति है, वो जो काउंसलर है, वो उसकी बातों को समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है और नोट कर रहा है ताकि वो उसको समाधान बता सके. सेम थिंग हैपन्स इन द सेकंड पिक्चर ऑल्सो. इसमें एक लेडी काउंसलर है, वो एक व्यक्ति जो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा है उसकी सारी समस्याओं को सुन रही है और उसके बाद ताकि वो समाधान बता सके. एंड द थर्ड थिंग ऑल्सो इज देयर, अगेन अ लेडी इज काउंसलिंग अ लेडी. एक महिला है, वो दूसरी महिला की या लड़की की समस्याओं को सुन रही है और उसके बाद वो कुछ समाधान बताने की कोशिश कर रही है. जहां तक काउंसलिंग प्रोसेस की बात की जाए कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में ये कहना चाहिए परामर्श की प्रक्रिया क्या होती है. प्रोसेस प्रक्रिया इस प्रकार की होती है, it implies continuous change or changes that take place or rather which should take place in the client in promoting personality changes in a desired direction.
देखिए, जहाँ तक परामर्श प्रक्रिया की बात है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, और परिवर्तन तब तक होते रहते हैं कि जब तक कि क्लाइंट की के व्यक्तित्व में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, उसका परिमार्जन नहीं हो जाता, जो कि आवश्यक दिशा में, जिस दिशा में उसके उसके व्यक्तित्व को परिवर्तित करना है, उस दिशा में काउंसलर परिवर्तित करा पाता है। इस पूरी प्रक्रिया को काउंसलिंग परामर्श प्रोसेस कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं, परामर्श प्रक्रिया। इसमें द काइंड ऑफ चेंज दैट द काउंसलिंग प्रोसेस एम्स आर, कुछ जो परिवर्तन किस प्रकार का चाहिए, जिसमें जो परामर्श की प्रक्रिया है वो किस प्रकार का परिवर्तन चाहिए, उस पर निर्भर करती है कि क्या वो अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट चाहिए, या क्या क्या जो व्यक्ति है उसके अंदर जागरूकता का विकास करना चाहता है काउंसलर, या उसके बिहेवियर को चेंज करना चाहता है इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन, आवश्यक दिशा में, जिससे कि जो क्लाइंट है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं को, अपनी सीमाओं को पहचान कर उनको उनका उच्चतम या अधिकतम उपयोग कर कर लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, इस संदर्भ में भी काउंसलिंग की जा सकती है। सो काउंसलिंग प्रोसेस किस डायरेक्शन में की जानी है, इसको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि इस काउंसलिंग का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। Whether it is awareness on the part of the client, whether it is for the behavioral change in a desired direction through which the client can achieve his goals, or for understanding the potentialities, limitations, and say the capabilities of an individual, so that he can utilize them best in the achieving his goals. So जहाँ तक स्टेप्स की बात की जाती है कि स्टेप्स कैसे की जाए, काउंसलिंग के क्या पद होते हैं, सो डेफिनेटली देयर इज अ नीड ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप। थोड़ा और डिटेल करूंगा स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग जब पढ़ाऊंगा, अभी स्टेप समझ ले। सबसे पहला जो कार्य होता है कि जिस व्यक्ति को काउंसलिंग लेनी है वो व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने जाए, बैठे, और एक प्रोफेशनल सेटअप पोजीशन पर बैठे। आप ये देखिए, मैंने एक जो डायग्राम दिया है, इसमें जो ब्लू कलर की शर्ट में जो इंडिविजुअल है वो दूसरे जो लेडी है, दैट इज अ काउंसलर है ना, लेडी इज द काउंसलर, तो वो अपनी सारी समस्याओं को रख रहा है इस तरीके से कि वो समस्याओं को सुन सके, और बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, और एक प्रोफेशनल सेटिंग है। ओके, सो सबसे पहले एक रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है, एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप, संबंध बनाना बहुत जरूरी है काउंसलर और काउंसली के बीच में। परामर्श देने वाला और परामर्श लेने वाला दोनों व्यक्तियों के बीच में संबंध अच्छा होना चाहिए, म्यूचुअली रेस्पेक्ट होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की बात सुने, अच्छी तरह से समझ पाए, तभी तो व्यक्ति अपनी समस्याओं को बताएगा और काउंसलर अपने उसके समाधान को बताएगा, जिससे कि काउंसली उस समाधान को अपना सके। दूसरे स्टेप में जिस व्यक्ति को काउंसलिंग की जरूरत है, वो रिलेशनशिप अगर इतनी साउंड बन गई तो वो अपनी समस्या को बताने में सक्षम होगा, और सारे इश्यूज को वो इलोबरेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा। सो द थर्ड स्टेप which shows the explaining and elaborating the issues, different issues. So after exploring the relevant psychological aspects of the counselee background, okay, exploring the relevant psychological aspects of the counselee background, ये सारी बातें पहले व्यक्ति बता रहा है, और जो काउंसलर है वो उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की स्टडी कर रहा है कि काउंसली के बैकग्राउंड से क्या क्या मनोवैज्ञानिक गुण जुड़े हुए हैं, मनोवैज्ञानिक बातें जुड़ी हुई हैं। देन ही जस्ट स्ट्रक्चर्ड द नेचर ऑफ द प्रोसेस, कि प्रक्रिया कैसे करनी है इसकी प्रकृति का निर्धारण काउंसलर करता है। देन काउंसलर हैज टू collect the data by the use of different tests, case material, personal documents. ओके, बहुत सारी चीजें उसको लेनी पड़ेगी। सपोज कोई काउंसलर है, काउंसली है, वो ये कहता है कि मुझे तो आजकल इस बात से परेशानी हो रही है कि मैं डिसीजन नहीं ले पाता, सो मैं कॉन्फ्लिक्ट में होता हूँ, या मेरी कुछ लड़ाई हो रही है किसी से, तो इस संबंध में मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। उसका एग्रेशन टेस्ट करें, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट जो आपको मालूम है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं,
कुछ केस मटेरियल्स होते हैं, जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उससे वो अध्ययन करके काउंसलर सारे डाटा को कलेक्ट करता है और उसके बाद व्यक्ति का मूल्यांकन करता है उस टेस्ट डाटा के आधार पर, और उसके बाद जो डाटा मिला है उसकी लाइट में उसको कोई एजुकेशनल चॉइस या उसकी समस्या समाधान का कोई पर्टिकुलर वो चाहता है जिस प्रकार की समस्या का समाधान, उसकी बात को सुनता है, उससे डिस्कस करता है, हर समस्या के समाधान के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इलोबरेट करता है। दैट इज सॉर्ट ऑफ एन अप्राइजल, मूल्यांकन करने से उसको ये सारी चीजें निकल कर आती है। और उसके बाद वह काउंसलर है इज एबल टू डिस्कस अल्टरनेट अप्रोचेस और प्लान्स एंड ट्राइंग आउट द प्लान्स। वो इस प्रकार के जो प्लान्स बनाया है उसने, जो विभिन्न प्रकार के अल्टरनेट अप्रोचेस हैं, उपागम हैं विभिन्न प्रकार के, वो उनके सामने प्रस्तुत करता है, उससे डिस्कस करता है कि विच वन इज सूटेबल फॉर हिम, और अल्टीमेटली डिस्कस करके नतीजा अपना स्वयं काउंसलर अपना बताता है कि आपको ये तरीका अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन डिस्कस जरूर करता है। एंड देन वापस वो कुछ समय बाद सेकंड सेशन या थर्ड सेशन में जो कुछ उसने प्लान अडॉप्ट किया है काउंसलर ने, उसको रीअसेस करता है कि वेदर द चेंजेस आर देयर और नॉट। अगर चेंजेस आते हैं तो उस प्लान को कंटिन्यू करता है, और अगर चेंजेस नहीं आते हैं तो उसमें प्लान में मॉडिफिकेशन, आइदर अल्टरिंग द प्लान इज आल्सो पॉसिबल, उस जो प्लान उसको चेंज कर देता है। देखिए स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग की जहाँ तक बात की जाती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार के नंबर्स दिए होते हैं कि 7 स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है, 5 स्टेज होती है। मोर और लेस 1 स्टेज को कवर करने के बाद ही सेकंड स्टेप पे जाया जाएगा। प्रोसेसिंग ये है। मैंने यहाँ स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग में 7 प्रकार की स्टेजेस को मैं डिस्कस करूंगा। जहाँ तक स्टेज नंबर 1 की बात की जाए, सो the first stage is the awareness of need for help. Most individuals go about their day-to-day lives without much awareness of their situation, and they appear to be none the worse for it. They may be experiencing sufferings, yet they may not seek help. Some individuals experience their problems either because of their severity or because someone close draws attention to the problems. Such individuals are potential clients. They seek psychological assistance because of feelings of distress. They lack the necessary competence and information to deal with them on their own. So प्रथम जो स्टेज है, प्रथम जो चरण है, उस चरण के अंदर सबसे पहले व्यक्ति के अंदर वो जागरूकता है या नहीं है, सबसे पहले ये स्टेज का पता लगाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दिन में कुछ न कुछ दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है, और एग्जैक्टली वो उस कंसेप्ट को लेकर जागरूक ही नहीं है, या जागरूक ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं कि इस प्रकार की समस्या है। ऐसे व्यक्ति को काउंसलिंग चाहिए, या किसी और व्यक्ति ने उसको बताया कि भाई आपको इस प्रकार की समस्याएं हो रही है, वो उसको उसका जो अटेंशन है उस तरफ ड्रॉ कराते हैं। सो ऐसे व्यक्ति हमेशा क्लाइंट्स, दे आर पोटेंशियल क्लाइंट्स, और निश्चित रूप से उन लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरत होती है, जिससे कि वो, उनको ये मालूम ही नहीं है कि उनके अंदर कॉम्पिटेंस है और वो क्या सूचना है उसके पास उपलब्ध है जिसके द्वारा, क्या इंफॉर्मेशन उनके पास है जिसके द्वारा वो समाधान कर पाए। एंड द सेकंड स्टेज इज रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। ओके, सो आई जस्ट वांट टू ड्रॉ दिस थिंग हियर। रैपिड एस्टेब्लिशमेंट is necessary at the time of initiation of the counseling. Okay, so डेवलपमेंट की जहाँ तक बात की जाती है, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप की जहाँ बात की जाती है, इट्स द सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेज इन काउंसलिंग, having consistency with the development of relationship. In fact, it can be viewed as a bridge connecting to counselee's personality with that of the counselor's, penetrating through the other defenses. एक तरह से ब्रिज है दोनों के बीच में, काउंसलिंग और काउंसलर के बीच में।
The development of an emotional warmth and understanding relationship is the first step in the counseling relationship. दोनों के बीच में एक सांवेगिक रूप से गर्माहट उत्पन्न हो जाए या समझ उत्पन्न हो जाए जिससे वो संबंध को समझ सके, यह रिलेशनशिप डेवलपमेंट की पहली स्टेज है. It can be characterized by mutual likings, trust and respect. इसको हम इस विशेषता को ऐसे पहचान सकते हैं कि आपस में दोनों की लाइकिंग्स कैसी हैं, दोनों एक दूसरे पर विश्वास कैसा करते हैं और दोनों एक दूसरे का आदर किस स्तर पर करते हैं. Counselor should be very aware of the defense strategies likely to be exploited by the client. सेकेंड ईयर की क्लास में मैंने ये पढ़ाया था बच्चों की डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है. अभी भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसके अंदर सेकेंडरी क्लासेस में मैंने डिफेंस मैकेनिज्म को 3 वीडियोस के द्वारा एक्सप्लेन किया है. अगर आप देखना चाहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म तो आप ज़रूर देखें. साइकोपैथोलॉजी अजय करके आप टाइप करेंगे गूगल पे, देन यू विल एबल टू फाइंड माय चैनल और उसको आप देख सकते हैं. तो यहाँ मैं यहाँ बात बताना चाह रहा हूँ बच्चों की, काउंसलर है उसको ये सब मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करेगा. मैंने जैसा बताया कि काउंसलर है वो एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए. तो स्किल्ड पर्सन में क्लैरिफाइड है कि उसको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए. देन द नेक्स्ट स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, इज द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. जहाँ तक बात की जाए कि जो क्लाइंट है वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर कर सके, एक्सप्रेस कर सके, अपनी भावनाओं को बता सके और समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से काउंसलर को बता पाए, समझा पाए. दिस इज इन साइको एनालिसिस दिस इज नोन एज ए कैथारेसिस, टॉकिंग आउट. ओके, मनोविश्लेषणवाद में इसको कैथारेसिस कहा जाता है जिसमें कि व्यक्ति अपनी सारी बातें बोल देता है. तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ एन वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग्स एंड द क्लाइंट एक्सपीरियंसेस. ऐसा होता है बच्चों की जब ये अपनी समस्याओं को बताते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स को बताते हैं क्लाइंट्स, तो वो रोने भी लग जाते हैं, अपने एक्सप्रेशंस फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं और जिससे वो काउंसलर समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए. नाउ ये जो रिलीफ ऑफ इमोशनल स्ट्रेस है obtained through the communication of the problems. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्योंकि इस स्टेप में ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम होगा और जब whenever the problem is identified the solution is very easy. सो जितना एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स कर पाएगा, जितना टॉकिंग आउट कर पाएगा क्लाइंट, तो वह परामर्श होने में बहुत सुविधा रहेगी और व्यक्ति की समस्या का समाधान अच्छी तरह से हो जाएगा. इनफैक्ट यहाँ इमोशनल रिलीज भी हो जाता है, इमोशनल टेंशन्स वगैरह, और जो ये बाउंडिंग है रिलेशनशिप की और स्ट्रेंथन होती है अगर काउंसलर उसके साथ में उसको सपोर्ट करता है इस लेवल पर. जो फोर्थ स्टेज है, डेफिनेटली इट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ डीपर फीलिंग्स. We have said in the preceding section that the client may mistake ventilation of feelings for resolution of feelings. It is necessary that counselor should not be content with the superficial view of this client's feelings. देखिए बहुत ज़्यादा जो डीपर फीलिंग्स है वो इतना रोने लग जाता है कि अपनी बात में वो खुद ही समाधान बताने लग जाता है. तो यहाँ काउंसलर को थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा कि वो उन भावनाओं में नहीं बह जाए, और भावनाओं में बहकर नहीं, और बल्कि जो सही तरीका है, लॉजिकल है, उसी लॉजिकल तरीके को अपना कर उस समस्या का समाधान करे. Then the thing comes the comprising of the integration process. सारी बातों को जोड़ लेना. And the sixth step, sometimes it is overlooked also. I'll just name it as a time perspective. So generally clients usually are confused about their time perspectives. They are not able to see the present as logically arising from the past to the present affecting the future. So यहाँ बहुत स्पष्ट बात है कि उसको ये समझ में नहीं आता है कि ये पुरानी कारण हो रहा है या नए समस्या को जनरेट करेगा. तो टाइम पर्सपेक्टिव से भी समस्या को काउंसलर को समझना बहुत जरूरी होता है. ओके, सो उसको ये मालूम होना चाहिए कि अभी होने से पहले होने के कारण ऐसा हो रहा है या बाद में होने के कारण हो रहा है. एंड देन द सेवंथ स्टेज इज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट
ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द काउंसली। अब उसके अंदर जो काउंसली है, जो क्लाइंट है, उसके अंदर वो जागरूकता का विकास करना, क्योंकि कहना बड़ा आसान है विकास कर दिया जाए, लेकिन विकास करना बहुत मुश्किल है। the counselor has to present different examples। बहुत तरीके से उसको इस प्रकार के एग्जाम्पल्स बताने पड़ते हैं और समझाना पड़ता है, तब जाके उस काउंसलिंग के अंदर अवेयरनेस डेवलप होती है। so these are the few stages of the counseling, and this is all about counseling process। The basic assumptions of counseling process is परामर्श के लिए अनुकूल वातावरण आवश्यक है, वातावरण की गोपनीयता आवश्यक है। Yes, the communication which was held with the counselee should be kept confidential। जब तक प्रार्थी इस प्रक्रिया में दिल से भाग नहीं लेता, तब तक परामर्श सफल नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बताया है, पहले अजम्पशन है कि सबसे पहले रैपट एस्टेब्लिशमेंट करेंगे और रिलेशनशिप डेवलप करेंगे और बाउंड करेंगे, जिससे एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स संभव हो पाए। परामर्श अधिकतम परिस्थिति है। परामर्श इस मान्यता को लेते हुए दिया जाता है कि परामर्श में प्रयुक्त साधन व्यक्ति के विकास या इसकी दिशा में सहायता प्रदान करेंगे। परामर्श यह भी उत्तरदायित्व लेता है कि व्यक्ति को परिवर्तनों के योग्य बनाया जाए ताकि उसका उचित समायोजन हो सके। और of course the counselor should have lot of experiences, the skillful trainings, and his own attitude towards the problem solving is must, so that the solution of the problem of a client is can be solved in a very easily manner। So essential elements of counseling process involves, डाउनिंग ने 8 essentials बताए थे। anticipating the interview, developing a positive working relationship, exploring feelings and attitudes, reviewing and determining present status, considering existing problems, exploring alternatives, making decisions, and post counseling contact। खत्म होने के बाद भी इस प्रक्रिया को वो छोड़ा रहे और रहे। जहां तक स्कोप और इंपॉर्टेंस की बात है, इन दोनों एस्पेक्ट्स को मैं साथ में लेके पढ़ाऊंगा, बस प्रेजेंटेशन आपको अलग तरीके से देना है। सो स्कोप में जहां तक बात की जाती है, परामर्श के जो विभिन्न प्रकार की जो स्कोप है, सो काउंसलिंग साइकोलॉजी बहुत अलग अलग चीजों से मिलकर बनी है, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर बताया गया। इट इज रिलेटेड विद काउंसलिंग थ्योरी, इट इज एम्पेरिकल रिसर्च, बेस्ड ऑन एम्पेरिकल रिसर्च, इट इज involved in multicultural researches and issues, having some sort of giving weightage to ecological model also, and privilege and operation is prevalent in counseling psychology, and it is for the career development also। सो परामर्श के क्षेत्रों और महत्व की बारे में बात करूंगा। जो क्षेत्र होंगे, इन क्षेत्रों में कार्य करता है वही महत्व है। बेसिकली प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो सकता है, अलग होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रेजेंटेशन स्कोप को लिखना है और किस प्रकार से हमें महत्व को लिखना है। देखिए, जहां तक क्षेत्र की बात है, इट्स रिलेटेड विद द प्लेसमेंट रिलेटेड काउंसलिंग। नियोजन संबंधी परामर्श मतलब ये हुआ कि किस व्यक्ति को किस तरफ जाना है, किस तरफ जॉब करनी है, उसकी बात कर सकता है। इसमें काउंसलिंग मदद करती है। देन डेफिनेटली इट इज रिलेटेड विद द पर्सनल काउंसलिंग एरिया ऑल्सो, कि पर्सनल एरिया ऑफ द काउंसलिंग ऑल्सो। व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को परामर्श चाहिए कि उसके साथ उसको तनाव ज्यादा हो रहा है, उसको चिंता ज्यादा हो रही है, वो निराशाजनक स्थितियों का सामना कर रहा है, तो यहाँ पर्सनल काउंसलिंग इज वेरी मच नेसेसरी। देन मैरिज काउंसलिंग, डेफिनेटली ड्यूरिंग द मेट सिलेक्शन काउंसलिंग कैन बी टेकन। यस, काउंसलिंग कैन बी टेकन। जैसे जब दूल्हा दुल्हन का जब लड़के और लड़की का चुनाव किया जाता है विवाह के लिए, और उसके बाद भी मैरिज होने के पश्चात भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हस्बैंड वाइफ को लेकर हो, चाहे वो इन लॉज के साथ इश्यूज हैं। इन सारे इश्यूज को काउंसलिंग के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। देन शैक्षिक परामर्श, एजुकेशनल काउंसलिंग की जहाँ तक बात की जाती है, एक अलग एरिया है और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है बच्चों,
कि आपकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हम याद करते हैं हमें याद नहीं रहता, हमारे नंबर कम आते हैं, हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन नंबर कम आते हैं, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, ओके ये सब्जेक्ट हमें पर्टिकुलरली ठीक नहीं लगता, ये कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आते, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे अच्छे मार्क्स आ जाएं। दीज ऑल इंक्लूड्स इन द एजुकेशनल काउंसलिंग एंड वोकेशनल काउंसलिंग। देखिए जहाँ तक वोकेशंस की बात की जाती है बच्चों, कि व्यावसायिक परामर्श, कि कौन, हर व्यक्ति के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होती है और हर व्यवसाय की भी रिक्वायर्ड कुछ स्किल्स होती है, तो वो दोनों को मैच करवाने का काम वोकेशनल काउंसलर करता है कि उसके लिए कौन सा व्यवसाय ज़्यादा उत्तम रहेगा जिससे वह सफलता को प्राप्त कर सके। अब वो उसके इंटरेस्ट को, एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड को सबको मेजर करके, उसकी रुचियों को, उसकी अभिवृत्ति को, उसकी अभियोग्यताओं का सबको मापन करके काउंसलर व्यक्ति को ये बताएगा कि उसके लिए कौन सा व्यवसाय अधिक उचित है। अब ये आप बात कर सकते हैं वोकेशनल काउंसलिंग में, यू हैव टू डिसाइड कि विच सब्जेक्ट हैज टू बी टेकन so that I'll be successful, then definitely it will be helpful to take guidance from the vocational counselor. Then definitely clinical counseling. If the person is trapped into the mental disorders or mental health issues, then definitely clinical counseling is very much required. And clinical counseling के साथ में जो काउंसलर्स होते हैं वो कुछ साइकोथेरेपीज के बारे में भी जानने वाले होने चाहिए। मैंने जैसा बताया काउंसलर हमेशा एक स्किलफुल व्यक्ति होना चाहिए एंड प्रोफेशनल होना चाहिए। एंड द लास्ट टर्म इज साइकोथेरेपेटिक काउंसलिंग, मनोचिकित्सात्मक परामर्श के लिए। देखिए जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो एंजाइटी न्यूरोसिस हो, चाहे वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस हो, चाहे वो मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस हो, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, सभी में मनोथेरेपेटिक चिकित्सा जो हमारी काउंसलिंग है उसकी आवश्यकता होती है, मनोचिकित्सात्मक परामर्श की आवश्यकता होती है। बिकॉज दे साइकोथेरेपेटिक काउंसलर्स डील विद द साइकोथेरेपीज, उनको चाहे वो क्लाइंट जो रोजर्स की थी सीबीटी बिहेवियरल थेरेपीज, वो इस प्रकार की कुछ सारी थेरेपीज का उसको ध्यान होना चाहिए काउंसलर को, साइकोथेरेपिक काउंसलिंग वाले को, जिससे कि वो मानसिक समस्याएं, जो मानसिक रोगों से संबंधित समस्याएं जो वो सामना कर रहा है उससे दूर हो पाए। तो ये परामर्श की बात हुई बेटा, क्षेत्रों की बात हुई। अब मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको कि क्षेत्रों के साथ में ये सब महत्व भी है। कैसे कि जब प्लेसमेंट की आवश्यकता होती है तो काउंसलिंग इसमें मदद करता है, जब व्यक्तिगत रूप से परामर्श की आवश्यकता होती है तो उसमें मदद करता है, तो ये महत्व है। ओके, मैरिज में भी काउंसलिंग की जाती है, एजुकेशनल फील्ड में भी काउंसलिंग की जाती है, वोकेशनल में की जाती है, क्लिनिकल में की जाती है और साइकोथेरेपेटिक काउंसलिंग भी की जाती है, तो ये महत्व। So there is another slide which is clearly presenting the scope of counseling, the placement, the personal counseling, the marriage counseling, the educational counseling, vocational counseling, clinical counseling and psychotherapeutic counseling. So जहाँ तक एरियाज की बात की जाए या स्कोप की बात की जाए तो बहुत सारे एरियाज हैं बच्चों, और यही एरियाज ही हैं ये महत्व बताते हैं। मैंने लर्न टू लर्न की कंसेप्ट लिया है कि सीखना से सीखना, सीखे हुए से सीखना, सीखने से सीखना, सीखने से कार्य करना सीखना और जीवन जीना सीखना, काउंसलिंग का ये सारा कार्य होता है, उन सारे कार्यों में मदद करता है। अगर कोई चीज सिखाने वाला है और उसे सीखना है तो वहां भी काउंसलर की मदद है। कोई किसी को सीखना है और उसके बाद कार्य में उसको परिवर्तित करना है, वहां भी काउंसलर की जरूरत है। एंड डेफिनेटली लर्न टू लिव, जीवन जीने सीखने के लिए भी काउंसलर की आवश्यकता हो सकती है। सो डिफरेंट एरियाज ऑफ काउंसलिंग्स आर देयर, स्कूल एंड करियर वर्क एडजस्टमेंट कंसर्न्स। स्कूल कॉलेज में वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहा है, या जिस जगह कार्य कर रहा है, जो करियर है उसका व्यवसाय उसके साथ समायोजित नहीं कर पा रहा, तो उसको काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। मेकिंग डिसीजंस अबाउट करियर एंड वर्क एंड डीलिंग विद स्कूल वर्क, रिटायरमेंट, ट्रांजिशंस। बड़े व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ कि कॉलेज में स्कूल में कहीं जॉब करते थे, पहले पढ़ते थे, फिर कार्य करते थे, फिर रिटायर्ड होते हैं। ये फेजेस ट्रांजिशन के फेजेस हैं, परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के दौर में
वो अपने आप को सेट नहीं कर पाता, यहाँ भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। देन रिलेशनशिप डिफिकल्टीज इंक्लूडिंग मैरिटल एंड फैमिली डिफिकल्टीज, जहाँ तक संबंधों में कुछ परेशानियां हो जाती है, चाहे वो वैवाहिक संबंधों की हो, चाहे वो पारिवारिक संबंधों की हो, जो डिफिकल्टीज हैं उन डिफिकल्टीज के समाधान के लिए भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। देन लर्निंग एंड स्किल डेफिशिएंट्स, ये कहना चाहिए कि अगर कुछ योग्यताएं विकसित नहीं हो पा रही है, सीखने संबंधी या अन्य संबंधी कोई योग्यता विकसित नहीं हो पा रही है, तो भी उसको, इवन गेम्स में भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कोपिंग विद नेगेटिव लाइफ इवेंट्स, कुछ नकारात्मक जीवन की घटनाएं हो जाती है और जो होनी हमारे, जिसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, उस घटना से कोप अप कर बाहर कैसे आना, अपने तनाव को कैसे प्रबंधित करना, ये काउंसलर सिखाता है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स के समाधान में भी, चाहे वो लेबर इश्यूज हैं, चाहे वो सुपरवाइजर के साथ इंटरेक्शंस, ऑफिशियल लोगों के साथ, वर्क एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी इश्यूज हैं, सभी इश्यूज में ऑर्गेनाइजेशनल काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है। डीलिंग विथ एंड एडजस्टिंग टू फिजिकल डिसेबिलिटीज, डिजीज और इंजरी, कुछ चोट लग गई या फिजिकल डिसेबल्ड लोग हैं, वो वापस वातावरण के साथ अपने आप को कैसे समायोजित करें, यहाँ भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। यस ऑफ कोर्स पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट में भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। द डेवलपमेंट ऑफ वंस आइडेंटिटी, स्वयं व्यक्ति की अपनी पहचान कैसे बनाए, इसके लिए भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। और परसिस्टेंट डिफिकल्टीज विद रिलेटिंग टू अदर पीपल इन जनरल, सामान्यतः दूसरे लोगों के साथ मिलने में, बातचीत करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, वहां भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। एंड देन मेंटल डिसऑर्डर्स, मानसिक जो रोग हैं उनमें भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। सो जहां तक बेनिफिट्स ऑफ काउंसलिंग की बात की जाए, ये दीज आर द इम्पोर्टेंस एंड द एरियाज ऑफ द काउंसलिंग। देखिए महत्व है काउंसलिंग का, बिकॉज बेनिफिट्स ऑफ काउंसलिंग या इम्पोर्टेंस बेनिफिट्स ऑफ काउंसलिंग इंक्लूड्स द रिड्यूस्ड एंजाइटी, ओके, दुश्चिंता में कमी लाता है, सेफ प्लेस टू टॉक, बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा एक स्थान उपलब्ध कराता है। इट इज एबल टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के संबंधों में सुधार लाने की काम करता है। यस, इट एक्सप्लोर द ऑप्शंस ऑल्सो, और कौन कौन से समाधान के तरीके हो सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस भी उपलब्ध कराने का काम काउंसलिंग करता है। एंड डेफिनेटली द सेल्फ कॉन्फिडेंस is enhanced through counseling, जो हमारा आत्मसम्मान है उसको भी बढ़ा सकता है, और हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को नियंत्रित करके, उनको मैनेज करके सही जगह सही इमोशन का उपयोग करना भी काउंसलिंग सिखा सकता है। सो कुछ और बात करूंगा बेसिक काउंसलिंग स्किल्स की। इट्स हाई लेवल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स यूज्ड इंटेंशनली इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द गोल्स एंड वैल्यूज ऑफ काउंसलिंग एथिक्स। The principal use of these skills facilitates the client's purpose and enhances personal understanding in themselves and or situations. As a direct result of using counseling skills, the professional role of the user will be enhanced. रसल डेक्स्टर ने 1992 में बात कही थी कि हाई लेवल का कम्युनिकेशन होता है, अंतर व्यक्तिक होता है, सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, और इस तरीके से उसके लक्ष्य और उसके मूल्यों को निर्धारित किया जाता है, जो कि काउंसलिंग एथिक्स में लिखे हुए हैं कि ऐसे लक्ष्य निर्धारित नहीं करने चाहिए कि जो समाज में मान्य नहीं हो। और उसके बाद उस दक्षता के साथ, उस स्किल के साथ वो क्लाइंट का जो भी पर्पस है उसके व्यक्तिगत सोच में सुधार लाने का काम करता है, और जिससे कि उसका जो व्यक्ति जो काउंसलिंग देने वाला है वो अपनी बात मनाकर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान कर पाए। Core listening skills are basics. Counseling skills are practice techniques that help the counselors to empathetically listen to the speaker. सबसे महत्वपूर्ण बात जो काउंसलर की होनी चाहिए वो होनी चाहिए, वो व्यक्ति जो सुनने वाला है ना, वो काउंसलिंग की स्किल्स, वो बहुत अच्छी तरीके से सुनने की, समझने की कैपेसिटी हो। लिसन वर्ड यूज किया है, नॉट हियर। सो लिसन मतलब समझना, सुनकर समझना। सो बेसिक काउंसलिंग जो स्किल्स हैं
वो कुछ मैं बात करूंगा अभी आपके सामने, उसके अंदर बात करूंगा। इट्स अटेंडिंग, इट्स रिफ्लेक्टिंग एंड पैराफ्रेजिंग, इट्स समराइजिंग, इट्स क्वेश्चंस, इट्स फोकसिंग, इट्स इमीडिएसी, इट्स रैपिड बिल्डिंग, इट्स साइलेंस। ये सारी चीजें हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द रैपिड बिल्डिंग, साइलेंस होना चाहिए, फिर अटेंड करना चाहिए, रिफ्लेक्ट कर पाए, समराइज कर पाए, क्वेश्चंस के जवाब दे पाए, क्वेश्चंस को रेज कर पाए, उनके जवाब दे पाए, अपनी बात को फोकस कर पाए और फिर इमीडिएसी से समस्या का समाधान कर पाए। दीज आर द बेसिक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग स्किल्स। So core counseling skills includes the attending and active listening. It means being in the company of someone else and giving that person your full attention to what they are saying, doing, valuing them worthy individuals. हमें अटेंड करना पड़ेगा, उसकी एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ेगी कि यह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और सब समझ लेता है बात को। ओके, उसकी बात को समझाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू देना पड़ेगा। देन साइलेंस इज अ वेरी गुड आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, मैंने वर्ड यूज किया, सेंटेंस यूज किया, साइलेंस इज अ वेरी गुड आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। चुप रहना भी बहुत अच्छा संप्रेषण करने में सफल रहता है। तो यहाँ जो काउंसलर है उसके अंदर एक लिसनिंग स्किल होनी चाहिए कि लिसनिंग टू साइलेंसेस एज वेल एज वर्ड्स, सिटिंग विद देम, मोटिवेशनल वर्ड्स बीच बीच में यूज करे, रिफ्लेक्टिंग एंड पैराफ्रेजिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिसनिंग। इट इज मेकिंग श्योर दैट द क्लाइंट्स नो देयर स्टोरी इज बीइंग लिसन्ड टू। उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जा रही है। ओके, और बार बार उसको रिपीट करके और कुछ नहीं करवाना। और सॉर्ट ऑफ दिस इज अचीव्ड बाय हेल्पर काउंसलर बाय बोथ रिपीटिंग एंड फीडिंग अ शॉर्टर वर्जन ऑफ देयर स्टोरी बैक टू द क्लाइंट। बेसिकली पैराफ्रेजिंग ये होता है कि उसने अपनी बात बता दी, फिर उसको छोटे पैराग्राफ में समराइज करके उसको वापस बता देना। ये उसकी कैपेसिटी नहीं, ताकि उसको ये लग जाएगा, महसूस हो जाएगा, उसको ये फीडबैक मिल जाएगा क्लाइंट को कि आपकी बात को सुनी गई है। देन क्लैरिफाई एंड द यूज ऑफ द क्वेश्चन in counseling are classed as a basic skill. The counselor uses open questions to clarify his understanding what the client is feeling. पूछेगा बार बार काउंसलर कि भाई, इसके अंदर एक आर्ट होनी चाहिए काउंसलर में कि वो किस तरीके से प्रश्नों को रखकर पूछे ताकि उसकी सारी बात को निकलवा पाए। एंड देन फोकसिंग इज वेरी मस्ट नीडेड। ओके, ये डाइवर्जन होता है हमारे ब्रेन के अंदर। देखिए राइट साइड में मैंने डायग्राम बताया हुआ है, तो उसमें उसका दिमाग इधर उधर घूम रहा है। सो फोकस करना बहुत जरूरी है, स्टेबलाइज होना जरूरी है। ओके, जिससे उसको क्लाइंट को लगेगा कि काउंसलर उसकी बात को सुन रहा है और लास्ट का जो आसपास का सराउंडिंग मटेरियल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है और सेंट्रल इश्यूज ऑफ द कंसर्न्स आर मोर इम्पोर्टेंट। देन रैपिड बिल्डिंग इज वेरी मच नेसेसरी। काउंसलर का ये एक पूरा ऑरा सामने चला जाता है उस व्यक्ति के। ओके, किसी भी मॉडल पर काम कर रहा हो काउंसलर, लेकिन रैपिड मीन्स अ सेंस ऑफ हैविंग अ कनेक्शन विद द पर्सन। कि रैपिड एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। Summarize in counselor are longer paraphrases. They condense or crystallize the essence of what the client is saying and feeling. समरी सारी चीजों को जोड़ देता है। और इमिडेसी मतलब होता है कि जो काउंसलर है वो स्वयं कैसा महसूस करे, उसकी भावनाएं कैसी लगे, वो कैसा फील करे आफ्टर रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, वो कैसा फील कर रहा है स्वयं। दिस इज नोन एज इमीडिएट। सो आज की क्लास में बच्चों इतना काफी है। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड विच जस्ट से दिस लेक्चर एंड्स एंड थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मैं टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की बात करूंगा। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग में जो एरियाज हैं, जब एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं वही इंपॉर्टेंस बन जाता है। कि देखिए बच्चों की, जैसे इस एरिया में काम की जरूरत होती है तो इंपॉर्टेंस क्या है कि इस एरिया में काउंसलिंग मदद करता है। द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग्स इज इन दिस मैनर विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप कुछ लिख के क्वेश्चंस मुझसे चेक कराना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हैं। योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम्ड। सो जरूर आप आपके प्रश्नों को देखें। प्रश्नों के बारे में आप पढ़ेंगे तो प्रश्न आएंगे और प्रश्नों के जवाब आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। सो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब तो खुद पढ़ने से ही हल हो जाते हैं। इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें। ओके, और मैं ऐसा देख रहा हूँ बच्चों की, बच्चे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं। द टाइमिंग इज नॉट प्रॉपर। सो आप कंसंट्रेट होके, अटेंटिव होके इन वीडियोस को देखें तो डेफिनेटली इट विल सपोर्ट यू।
सो एंडिंग दिस क्लास, और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें टाइप्स ऑफ काउंसलिंग पढ़ाऊंगा. सो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट विच इज सेइंग थैंक यू एंड थैंक यू.